नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। साथ में फ्रेम में अंशुमान तिवारी तो नहीं कह सकते क्योंकि खर्चा पानी आज ललन टॉप के स्टूडियो से रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोशिश होगी कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ललन टॉप के स्टूडियो से आपके बीच आएँ। कैसे हैं अंशुमान जी? जी, बहुत बहुत स्वागत है सारे दर्शकों का। पहली बार हम तकनीकी तौर पर पहली बार हम ललन टॉप के स्टूडियो से खर्चा पानी रिकॉर्ड कर रहे हैं और ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अंशुमान जी, दो बड़ी खबरें हैं हमारे पास आज खर्चा पानी के दर्शकों के लिए, लेकिन उससे पहले एक जीएसटी काउंसिल की बैठक पर मैं चाह रहा हूं 1 मिनट में अगर हम थोड़ी चर्चा कर सकें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है और ये वैसी उस समय ये बैठक होने जा रही है जब 1-1.5 साल पहले से राज्यों और केंद्र में झगड़ा चलता रहा है जीएसटी काउंसिल की बैठक में, और कलेक्शन को लेकर तमाम झगड़े हैं और देश की अर्थव्यवस्था साथ ही तमाम राज्यों की अर्थव्यवस्था भी पैंडेमिक की वजह से, टैक्स रेवेन्यू में डिक्लाइन की वजह से बुरी तरह से ग्रस्त है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या देखने को मिल सकता है? सिद्धांत, मेरे हिसाब से बजट के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक घटनाक्रम होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि केंद्र और राज्यों के बीच पिछले साल काफ़ी विवाद और झगड़ा हमने देखा और अदालत तक जाने की बात हुई, बल्कि दो बहुत बड़े एजेंडे इस मीटिंग में सामने आएंगे। पहली चीज़ तो ये कि क्या सरकार, जो वित्त आयोग ने कहा है और बाकी विशेषज्ञों ने कहा है, वास्तव में सरकार इस मंदी का लाभ उठाकर जीएसटी को रिस्ट्रक्चर करेगी, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि 2 स्लैब्स मिलाए जाएंगे और अगर वो 2 स्लैब्स मिलाए जाते हैं तो कौन से उत्पाद महंगे होंगे, कौन से उत्पाद सस्ते होंगे, क्या उनकी तरफ जीएसटी काउंसिल बढ़ेगी, क्या वो प्रस्ताव चर्चा के लिए आएगा, फिर कोई कमेटी बनेगी, फिर वो एक रेट्स की कमेटी होती है जो टैरिफ डिसाइड करती, वो करेगी। इस पर हमारी निगाह रहेगी और ये अपने आप में महत्वपूर्ण सुधार होने वाला है इस तरह से। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जीएसटी के का जो क्रियान्वयन है, जीएसटी में खासतौर से पिछले 5-6 महीनों में जो ज़बरदस्त सख्ती हुई है, बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हुआ है, उसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी नाराज़गी है, गुस्सा भी है, बंद के भी आह्वान किए गए हैं, व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल सरकार से भी मिले हैं, उनकी कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं। तो क्या जीएसटी काउंसिल उनको भी रिकॉर्ड में लेगी और उनकी भी बात करेगी? और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, तो क्या नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की व्यवस्था होगी? तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ हैं। और चौथी चीज जिस पर राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी निगाह होगी, तो ये चीज़ें तो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी निगाह ये होगी कि अगले साल जीएसटी का जो बकाया है राज्यों का, वो किस व्यवस्था के तहत केंद्र राज्यों को देगा। अगर अगले साल उतना राजस्व नहीं आता है जिसकी संभावना है कि राजस्व में गिरावट रहेगी, तो क्या राज्यों को फिर बारोइंग करनी पड़ेगी? केंद्र सरकार क्या अगले साल फिर रिजर्व बैंक से कहेगी कि राज्यों के लिए कर्ज की विशेष खिड़की खोली जाए? ये सारे मामले जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा के लिए आने वाले हैं और मेरे हिसाब से ये बड़ा घटनाक्रम होने वाला है, खासतौर से बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में जब हम जीएसटी काउंसिल में बिखराव देख चुके हैं। पहली खबर है जो हम थोड़ा विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है चीन और भारत के बीच के ट्रेड रिलेशंस की बातचीत है। चीन और भारत के बीच में अंशुमान जी ट्रेड रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा पक्के हुए हैं और ये ऐसा समय है जब हम दिवाली के आसपास झालर बत्ती दिए का विरोध करते हैं। ये ऐसा समय है जब हम चीन के खिलाफ सांकेतिक किस्म के विरोध में उतरते हैं और हम ऐप्स को बैन करते हैं इस प्रोटेक्स्ट पे कि वो ऐप्स हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए समझौता है। लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़े कुछ एक अलग कहानी कहते हैं, हम उस पर आएंगे 1 मिनट बाद। दूसरी खबर डेक्कन कोऑपरेटिव बैंक की क्राइसिस को लेके है। डेक्कन कोऑपरेटिव बैंक जिस पर हाल के ही दिनों में आरबीआई ने विड्रॉल लिमिट लगाई 1,000 रुपए की, केवल 1,000 रुपए दिन भर में निकाल सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा स्थान रखते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी। मतलब अगर आप गांव गिराज जैसी जगहों पे जाएं तो कोऑपरेटिव बैंक्स ही मिलते हैं जिनमें जिन लोगों का ज़्यादा भरोसा होता है। तो इस खबर के बहाने और इस पे हो रहे तमाम डेवलपमेंट्स के बहाने कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति पर हम थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे आज के खर्चा पानी में। अंशुमान जी, पहली खबर, चीन और भारत। आंकड़े जो हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। मतलब यूएस से ज्यादा कारोबार भारत और चीन ने साथ में किया है और इंपोर्ट 58 बिलियन डॉलर्स का है। मतलब 5800 करोड़ डॉलर्स का है ये इंपोर्ट चीन से भारत कर रहा है और एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ी हुई है, 11% का एक्सपोर्ट्स की बढ़ोतरी है। सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण और दिलचस्प है और अगर जो लोग हमें खर्चा पानी में अर्थात में लगातार फॉलो कर रहे हैं ललन टॉप को, उन्हें मालूम होगा कि हमने कहा था कि कारोबारी वास्तविकताएं राजनीतिक वास्तविकताओं से और जो पॉस्चरिंग होती है
उससे जो रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और इस पर हमने विस्तार से, जब चीन के ऐप पर बैन लगाना और चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना और ये सारे और बायकॉट, ये सारी चीज़ें हुई थी, तब हमने विस्तार से बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चीन के स्टेक्स कितने हाई हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में चीन की हिस्सेदारियां कितनी बड़ी हैं। और जब पिछले साल लगातार ये विरोध हो रहा था तो हम बार बार ट्रोल होने का रिस्क लेते हुए भी ये बता रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस कदर तक चीन के आयातों पर निर्भर है। और वो हमारे सामने अभी आंकड़े आए, जो बीएस की एक विस्तृत रिपोर्ट आई कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़े के आधार पर, उसमें भारत है आत्मनिर्भर की बात करते हुए, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भरता की बात करे या दावा करे, आंकड़े बताते हैं कि चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। और इतना बड़ा व्यापार भागीदार है कि संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से जितना इंपोर्ट है उसको मिला लिया जाए, उससे ज्यादा इंपोर्ट हमारा चीन से पिछले साल हुआ। और ये उस साल हुआ जब हमने चीन के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर राजनीतिक बयानबाजियां, आंदोलन, प्रदर्शन, पुतले फूंकना, एप्लीकेशन बैन, ये सब, टीवी फेंकना, हाँ, ये सब हमने देखा। उस दौरान भारत की चीन पर निर्भरता बढ़ी। और ये उस दौर में बड़ी सिद्धांत। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जब मंदी थी, भारत में इंपोर्ट रुके हुए थे, बाजार बंद थे, खरीदारी नहीं हो रही थी, पर जो मशीनरी निर्यात था, खासतौर पर महत्वपूर्ण मशीनरी आयात था, उसके पर चीन पर की भारत की निर्भरता बड़े पैमाने पर बढ़ी। और अब जब हम चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने की तरफ बढ़ रहे हैं और सीमा पर तनाव पिघल रहा है और आईपीएल में चीन की वापसी, चीन की कंपनी की वापसी स्पॉन्सर के तौर पर हो रही है, तब हमें इस पूरे संदर्भ में नए सिरे से देखने की जरूरत है कि भारत और चीन के कारोबारी रिश्ते इतने ज्यादा मजबूत और इतने ज्यादा गहरे हो चुके हैं, या इसे आप दूसरे तरह से कहें कि भारत की चीन पर निर्भरता सिर्फ कितनी बढ़ चुकी है। हम जब ये कहते थे कि भारत के स्टार्टअप्स में चीन की पूंजी लगी हुई बड़े पैमाने पर और उस पूंजी का कोई विकल्प नहीं है, भारत में कोई भी बैंक स्टार्टअप फाइनेंस नहीं कर रहा है, चीन की कंपनियां फाइनेंस कर रही हैं, तब ये बात लोग नहीं समझते थे कि ये केवल निर्भरता पूंजी की निर्भरता नहीं है, सामान की निर्भरता भी है, मर्चेंडाइज की निर्भरता भी है। और अभी आंकड़े हमको बता रहे हैं कि पिछले साल से निर्यात का आयात कम होने के बावजूद भारत ने चीन के साथ काफी व्यापार किया है, दूसरा सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर है। और अब जब इकोनॉमी में ग्रोथ शुरू होगी, रिवाइवल शुरू होगा, डिमांड निकलना शुरू होगी, फैक्ट्रियां दोबारा खुलना शुरू होंगी, तब हम नए सिरे से चीन से और ज्यादा आयात कर रहे होंगे। मतलब ये ऐसा समय है 2019 में, आंकड़ा अगर आप आंकड़े की भाषा में बात करें कि 2019 में 85.5 बिलियन डॉलर्स का व्यापार हुआ दोनों देशों के बीच में, थोड़ी कमी आई। और 2020 में आप 77.7 बिलियन डॉलर का कारोबार करते हैं मंदी के बीच में जबकि फैक्ट्रियां बंद थी पूरे। यूएस से आपका 75-76 बिलियन डॉलर। तो अगर आप ये समझिए कि निर्भरता का स्तर क्या है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ समझना जरूरी है चीन के इस व्यापार के संबंध में, जो हमारे आपके खर्चा पानी को प्रभावित करती। चीन को रोकने के लिए सरकार ने भारत अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है क्या? आपने जो देश का आपका दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है, वहां से आयात पर आपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि हमने इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर ली, हमने महंगाई को भी आयात कर लिया। जब सामान की निर्भरता हमारी आयात पर है और उस पर हम आयात शुल्क बढ़ा देते हैं तो हमारे लिए महंगाई बढ़ती है। और इसलिए हमने पिछले 5-6 महीनों में बहुत सारे इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के कंपोनेंट्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हों, उनकी कीमतें बढ़ती देखी और उनका असर हमने बाजार में मशीनरी पर देखा है। तो यह बात इतनी आसान नहीं है सिद्धांत राष्ट्रवाद के तौर पर कि चीन का बायकॉट कर देना या चीन के बारे में झंडा उठा लेना। व्यवहारिक जमीन पर हम कहां खड़े हैं वो कॉमर्स मिनिस्ट्री का आंकड़ा बताता है। व्यवहारिक जमीन पर हम कहां खड़े हैं वो भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में चीन की दखल और चीन की हिस्सेदारी बताती। और भारत डिजिटल इंडिया में चीन की कितनी बड़ी हिस्सेदारी है, भारत के डिजिटल ड्रीम्स किस तरह से चीन पर निर्भर है, इन व्यवहारिकताओं को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम आगे उन रणनीतियों को बना पाएंगे जिसमें भारत आत्मनिर्भर हो सके। और इसके साथ ही मैं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अंशुमान जी, उसमें $2 बिलियन के चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्लान को, जिसमें 45 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं $2 बिलियन के, उसको इंडिया ने क्लियर कर दिया है। ये पिछले साल के जो गालवान लद्दाख का जो तनाव था उसकी वजह से अटके हुए थे, इनको क्लियर कर दिया गया है। और यहाँ पर मतलब हम इस खबर को सोशल मीडिया पे तमाम तरीकों से शेयर कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं तंज कसते हुए कि साहब ये देखिए आत्मनिर्भर भारत, ये देखिए वो। लेकिन अंशुमान जी यहाँ पे ये साफ करना जरूरी है कि इस तरह का प्रगाढ़
आर्थिक संबंध भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और व्यवहारिकता ये देखिए, चीन वापस लौट रहा है। हमने केवल 5-6 महीने 7 महीने एक राजनीतिक पॉस्चरिंग में या जो भी विवाद सीमा पर था उसके कारण विरोध तो किया, लेकिन बाद में क्या हमने ये रियलाइज किया कि कर लिया ना कि हमारी निर्भरता कितनी ज्यादा। आप ट्रेड का डेटा देख लीजिए, आप कैपिटल का डेटा देख लीजिए, और आप जिन प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका जिक्र हम एक बार अर्थात के एपिसोड में कर चुके हैं कि कहाँ चीन सड़क बना रहा है, कहाँ चीन पुल बना रहा है, कहाँ चीन मेट्रो के डिब्बे बना रहा है, कहाँ चीन मेट्रो की लाइनें बना रहा है, कहाँ कहाँ पर बड़ी मशीनरी प्रोजेक्ट बना रहा है। तो अब जब राजनीतिक रूप से विवाद, सामरिक विवाद या रणनीतिक विवाद की बर्फ पिघल रही है, तो चीन के साथ क्या रिश्ते फिर सामान्य हो रहे हैं, चीन के निवेश को वापस लाने की कोशिश हो रही है। और अगर ये है तो हमें पलटकर एक बार देखना पड़ेगा कि राजनीतिक वास्तविकताएं आर्थिक वास्तविकताओं से कैसे बिल्कुल अपोजिट होती हैं। और यहां से नसीहत हमारे लिए सिद्धांत ये है कि भावनात्मक और इमोशनल तरह से आर्थिक मामले हल नहीं किए जाने चाहिए। व्यवहारिकता के आधार पर हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमको आत्मनिर्भर होना है तो उसके लिए चीन के खिलौने को या चीन से आए हुए एक टेडी बियर को सड़क पर रखकर आग लगा देने से हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे। आत्मनिर्भर होने के लिए हमें कैपेसिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, हमें सस्ती पूंजी बनानी पड़ेगी, हमें चीन से कम टैक्सेशन रखना होगा, हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना हो, हमें अपने इंडस्ट्री को ओपन करके कॉम्पिटिटिव स्थिति में लाना पड़ेगा, और हमें उन जगहों पर निवेश करना होगा जहां हम उन्हें चुनौती दे सकें। और यह चीज व्यवहारिकता के तौर पर 5 ही 6 महीने में खुलकर सारे आयामों से हमारे सामने आ गई। रियल वर्सेस प्रोजेक्टेड इमेज की पूरी बातचीत है। अंशुमान जी, अगली खबर पे चलते हैं। डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जैसा हमने शुरुआत में भी बताया कि कोऑपरेटिव बैंक पर क्या बातचीत होने जा रही है। 1,000 रुपए की विड्रॉल लिमिट, मतलब 1,000 रुपए ऐसी राशि है जो बैंकों में आपको एटीएम कार्ड रखने के लिए पात्र बनाती है। वो बहुत ही कम धनराशि है। और जब ये खबर हुई, जाहिर सी बात है, जब किसी भी बैंक पर इस तरह की लेंडिंग की, विड्रॉल की लिमिट लगाई जाती है, उनके बिजनेसेस को जो बैंकिंग रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो रोकता है, टोकता है, तो उस समय पैनिक होता ही होता है, उसके ग्राहकों में पैनिक होता है। ऐसे में आरबीआई ने कहा है कि साहब देखिए, इसमें 99.58% जो इसके ग्राहक हैं वो कवर्ड हैं, कस्टमर इसके इंश्योरेंस के दायरे में आते हैं, वो कवर्ड हैं। वो चाह रहा है कि पैनिक कम हो, लेकिन फ्रेश बिजनेस नहीं होगा। कोऑपरेटिव बैंकिंग का क्या भविष्य होने जा रहा है भारत में? पहली चीज तो है कि जब रिजर्व बैंक ऐसे कोई फैसले लेता है जिसमें विड्रॉल लिमिट 1,000 रुपए तक तय कर दी जाए, तो इसमें कोई मुगालता नहीं होता कि बैंक बहुत बुरी हालत में है। रिजर्व बैंक ने कहा भी है कि बैंकिंग लाइसेंस विल नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट सीज, लेकिन वो बैंक बहुत बुरी हालत में है, बस्ट होने के करीब है, ये बात बहुत ही स्पष्ट है और इसमें कोई छिपाने की बात नहीं। तभी रिजर्व बैंक को ये फैसला लेना पड़ता है। इस क्राइसिस को कर्नाटक की पीएमसी क्राइसिस कहा जा रहा है। हमने पीएमसी बैंक की क्राइसिस मुंबई में देखी, जिसने बड़े पैमाने पर लोगों को परेशान किया और काफी निवेश था। देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भारत के नगरीय वित्तीय व्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनके बाद एक तीसरा जो लेवल आता है जहां बहुत सारे छोटे लोग अपने पैसे और बचत रखते हैं। इनके बेस बहुत बड़े नहीं होते, पर ये एक छोटी आबादी की मदद करते हैं और उनके लिए बैंकिंग देते हैं। भारत में इस स्पेस में बहुत गहरी समस्याएं हैं और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो खर्चा पानी देख रहे हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में, जो लोग कहते हैं कि नहीं बैंकिंग सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा, बैंकिंग सेक्टर में हम कंसिस्टेंटली फेलियर्स देख रहे हैं। रीजनल रूरल बैंक्स के लेवल पर, अर्बन बैंक्स के लेवल पर, यहाँ तक कि सरकारी बैंकों के निजीकरण की कोशिश क्यों की जा रही है, निजी बैंक को बेल आउट करने के लिए स्टेट बैंक को क्यों आना पड़ रहा है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्पेस को कोई बेल आउट नहीं कर सकता। सरकारी बैंक को तो खरीद लेगा कोई, सरकार उसमें कैपिटल डाल देगी, प्राइवेट बैंक को तो बाजार से पैसा मिल जाएगा, इन्हें कौन पैसा देगा। और इस स्पेस में संकट गहरा है और वो तथ्य हमारे लिए समझना जरूरी है। पिछले साल सरकार ने संसद को यह बताया कि भारत में 277 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बुरी तरह खराब है। ये बात सरकार का संसद में जवाब था। इसके बाद सरकार ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रेगुलेशन को देखने के लिए आरबीआई की एक कमेटी बनाई। वो कमेटी इस साल फरवरी में गठित हुई, जिसके अध्यक्ष आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एन विश्वनाथन है। ये 8 मेंबर की कमेटी है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के कामकाज को देखेगी। और सरकार ने संसद में जो बताया कि 270 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो वीक हैं
उनमें 105 कोऑपरेटिव बैंक्स आर अनेबल टू मीट मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल एनवायरनमेंट। 105 एंड 47 बैंक्स हैव नेट वर्थ इन नेगेटिव। यानी 105 ऐसे बैंक हैं जिनके पास उतनी भी पूंजी नहीं है जितनी उन्हें सरवाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए न्यूनतम रूप से जरूरी है, और 47 की तो नेटवर्थ ही निगेटिव हो चुकी। अब आप सोचिए क्राइसिस कितनी गहरी। तो अगर आपको लगता है कि डेक्कन बैंक एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन नहीं है, यह समस्या की शुरुआत है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में क्राइसिस में जाएंगे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एनपीए इस पिछले साल मॉरिटोरियम के से पहले की व्यवस्था में 10.8% था। जब मॉरिटोरियम आए, जब कर्जों की वापसी रोकी गई, तो बड़े पैमाने पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के कर्जों की वसूली रुक गई, और इसलिए उनकी जो क्राइसिस, मतलब वो डूबे ही थे बिल्कुल। ये समस्या तब पहले थी जब मंदी नहीं आई थी, वो डूबे ही थे, तो और गहरी परिस्थिति में डूब गए। सरकार के सामने अभी कोई विकल्प नहीं है। आरबीआई ने अभी रेगुलेटरी बॉडी, अभी कमेटी बनाई है, उस कमेटी की रिपोर्ट 5-6 महीने में आएगी, तब उनके बारे में रेगुलेशन तय किया जाएगा। लेकिन उससे कोई इनको कैपिटल नहीं मिल जाएगी, उससे इनकी नेटवर्थ पॉजिटिव नहीं हो जाएगी। उसके बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसके लिए तो पैसा सरकार के पास अपने बड़े बैंकों में पैसा डालने के लिए नहीं है, तभी वो प्राइवेटाइज कर रही, तुमने पैसा कौन डालेगा? मतलब प्रायोरिटी सेट है कि हाँ, तो इसलिए जो लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से डील कर रहे हैं, जिन लोगों का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बचत है, खाता है, पैसा, वे ध्यान रखें, वे अपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर करीब से निगाह रखें। इस बात को हम बार बार अपने कार्यक्रमों में चर्चा करके बताते रहे हैं कि बैंकों के बारे में आप जानिए ज्यादा, अपने बैंक की सेहत का रिपोर्ट कार्ड आप समझने की कोशिश करिए, वो है कैसा, उसके बैलेंस शीट क्या है, उसके बारे में क्या छप रहा है, उसकी गतिविधियां कैसी हैं, क्या उसके पास उतने डिपॉजिट हैं जितने का उसने लोन दे रखा है। क्योंकि ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बहुत छोटी छोटी कैपिटल बेस के बैंक हैं, पर यह क्राइसिस अभी बढ़ने की संभावना दिख रही है। अगर आप सरकार ने, जो वित्त मंत्रालय ने जो आंकड़े संसद को दिए, जो आरबीआई से रिपोर्ट्स आ रही है, उस हिसाब से इस स्पेस में पीएमसी बैंक या डेक्कन बैंक जैसी क्राइसिस अकेली नहीं है। इस स्पेस में आने वाले समय में चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि इन बैंकों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि ये इस मंदी में और मॉरिटोरियम में और एनपीएस के बीच में अपने आप को खड़ा रख पाए। यहाँ पर मतलब अगर दर्शकों को ये लग रहा है कि हम कोई पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो नहीं, हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना। हाँ, बिल्कुल वास्तविकता बताना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इसीलिए इनके रेगुलेशन का पूरा प्रोसेस आरबीआई को सौंपा पिछले साल, जब ये सरकार को पता चला कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब वो कौन से बैंक हैं ये लिस्ट नहीं हमारे पास हमें अवेलेबल है, लेकिन ये चीज वास्तविकता है कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन वीक है। जिनके कोऑपरेटिव बैंक्स में अकाउंट है इस तरह के, उनको क्या करना चाहिए? उन्हें ध्यान देना चाहिए, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की सेहत के बारे में जानकारी करें। अगर उसमें अकाउंट है, पता चलाएं कि वो किस फाइनेंशियल सिचुएशन में। और मुझे लगता है रेगुलेटर्स को भी इस मामले में लोगों को अवेयर करना, इन्फॉर्म करना, बताना जरूरी है, क्योंकि बैंक में रखी हुई बचत कीमती और महत्वपूर्ण है। और हमने पीएमसी बैंक में, डेक्कन क्रेडिट में कैसे लोगों को परेशान होते देखा है। अचानक अब सुबह उठते और उनको पता चलता है कि उनके बैंक से विड्रॉल लिमिट 1000 रुपए हो गई। ये एक मेरा एक जेन्युइन कंसर्न मानिए, इसको मैं जेन्युइन खुद से भी कह दे रहा हूं, क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि एक रेगुलेटर के तौर पे आरबीआई का संवाद जनता के साथ बहुत कम है। मतलब आप लेंडिंग की, विड्रॉल की लिमिट जब लगा दे रहे हैं, और वही बात है कि आप सुबह उठते हैं तो आपको पता है कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप 1000 रुपए से ज्यादा निकाल। हाँ, और आप किसी इमरजेंसी में हो सकते हैं, आपको कल किसी खर्च के लिए जरूरत हो सकती है, घर में आपके कुछ भी है, तो आप कहां जाएं? तो ये चीज बहुत समझना, और इसलिए ये पैनिक का इशू नहीं। देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम में इस तरीके की क्राइसिस हमेशा आती रहती, तो एक सतर्क डिपॉजिटर के तौर पर, एक सतर्क नागरिक के तौर पर हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस स्पेस में डील कर रहे हैं वहां कैसे जोखिम है। और टेपरिंग, मतलब एक तरह से ये भी तो साफ है ना अंशुमान जी, अगर ये लोग आरबीआई इस दिशा में थोड़ा सा अवेयरनेस और थोड़ा सा ज्यादा संवाद रखती है, तो इस कंडीशन पे लाने के पहले एक टेपरिंग डाउन कर सकते हैं ना। आप कल को अपने अकाउंट से चेक काट के 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए निकाल सकते थे, आज 1000 रुपए भी नहीं निकाल सकते हैं। हाँ। तो आप एक टेपर डाउन करते, एक टाइम बीइंग पे थोड़ा शायद ज्यादा। लेकिन अब क्राइसिस बैंकों में सिद्धांत ऐसी नहीं होती, अचानक चीजें कोलैप्स करती हैं। आरबीआई और बैंक के बीच में संवाद ग्रेजुअल होती नहीं है। आरबीआई और बैंक के बीच में संवाद लंबे समय तक चलता रहता है। बैंक का मैनेजमेंट उन्हें वादा करता रहता है कि हम ठीक करेंगे। एक सर्टेन लेवल के बाद जब चीजें वहां तक पहुंचती तो आरबीआई को करना पड़ता है। पीएमसी बैंक के केस में हमने क्या देखा, वो बाद में क्यों स्कैम बनकर सामने आया? क्योंकि पीएमसी बैंक सरकार आरबीआई को बताता रहा कि नहीं, हमारी बैलेंस शीट अच्छी है, सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ ट्रांसपेरेंटली, लेकिन अचानक जब उनकी बैलेंस शीट सामने आई तो पता चला कि वहां क्राइसिस थी।
पर रेगुलेटर बैठने के बाद पता चलता है। हाँ, तो हमें तो इसलिए ये जो बैंकिंग स्पेस है, इस बैंकिंग स्पेस की समस्याओं की ऐसा नहीं है कि रेगुलेटर्स को या सरकार को इस बैंकिंग स्पेस में, खासतौर से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग स्पेस की समस्याओं की जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी है और इसलिए ये सारे प्रयास, सारी कोशिशें रेगुलेशन को बदलने की और उनको इनके नेतृत्व की जा रही। लेकिन जब तक वो नया रेगुलेशन आएगा, चीजें ठीक होंगी, बेहतर होंगी, क्योंकि सरकार की वरीयता इस समय बड़े बैंक हैं, सरकार की वरीयता इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। इस बैंकिंग स्पेस में ये समस्या आने वाले समय में बनी रहेगी। प्रायोरिटी सेट हैं और संवाद और इस अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, उसको लगता है जमीन पर आने पे थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आरबीआई ने अभी लगाम अपने हाथ में ली। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कुछ तस्वीरें असली होती हैं, कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। देखिए कि कौन सी तस्वीर असली है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिख भेजिए अपने सवाल, अपने सुझाव, अपने शिकायत। जेरी हैं कैमरे के पीछे, मैं हूं सिद्धांत, साथ में हैं अंशुमान जी। आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।